फोर्सेस, है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ भी चार्ज है स्मॉल क्यू, और यहाँ चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक, ये डिस्टेंस है x, ये लेंथ है x, और ये लेंथ भी है x। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू। लिखेंगे फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू। अब कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ये क्लियर है कि ये चार्ज का जो सिस्टम है ये कहाँ पर है, वैक्यूम में। ये चार्ज सिस्टम कहाँ पर है, वैक्यूम में। ठीक है, ऑप्शंस लिख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2x स्क्वायर। चलिए, चार ऑप्शन दे दिए अपन। अब चारों में से कोई एक आंसर रहेगा आप लोग, है ना। चलो, आंसर तो ये है बेटा, है ना, बी है। अब कैसे लाना है देखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बी को सॉल्व करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। अब हमको निकालना है बेटा नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे, कैपिटल क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स निकालना है। तो क्या लगाएंगे, हम देखेंगे कि कैपिटल क्यू के सराउंडिंग में कौन कौन है। तो कैपिटल क्यू के सराउंडिंग में ये स्मॉल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है। तो ये स्मॉल क्यू, अब क्योंकि चार्जेस सारे पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी। ठीक, अब ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे स्मॉल, अब हमको नेट फोर्स किस पे निकालना है, कैपिटल क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो इसमें कितनी फोर्स लगा रहे हैं, फिर इंडिविजुअल फोर्सेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन कैसा ऐड करेंगे, वेक्टोरियली। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे फोर्स लगा रहा है इधर, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा इधर, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये रहेगा बेटा। वैसे ही ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा। अब क्योंकि इस केस में और इस केस में सिमिलैरिटी है, कैसे देखोगे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ भी क्या होगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इसके अलावा दोनों चार्जेस की दूरी जो है इस केस में भी x है और इस केस में भी x है। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों केस में सेम होगा। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके केस में भी सेम होगा और इसके केस में भी सेम होगा, है ना। तो ये जो है स्मॉल क्यू जो है कैपिटल क्यू पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो इसको भी मैं F लिखूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स कितनी रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस दोनों के बीच का फिर से कितना बेटा बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या दोनों फोर्सेस सेम है, तो अगर मैं बोलूंगा दोनों फोर्सेस सेम है तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी तभी सेम हो सकती है जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन देखोगे इस फोर्स और इस फोर्स का भले ही मैग्नीट्यूड सेम है बेटा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना। ये वाली फोर्स इधर लग रही है और ये जो फोर्स लगा रहा है इस पे वो नीचे लग रही है। एज अ वेक्टर दोनों फोर्सेस सेम नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस सेम है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एक लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और एक लग रही है हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री कैपिटल क्यू पे लग रही है। तो ये दोनों वेक्टर है,
ठीक, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका सम कितना होगा, सम मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी बेटा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये एक फोर्स को ए बोल देता हूँ, दूसरी फोर्स को बी, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए की जगह भी एफ लिखूंगा और बी की जगह भी क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एफ है क्योंकि ए हो चाहे बी हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 क्यों, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90, अब ये cos 90 जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो नेट फोर्स कितनी आ गई बेटा, नेट फोर्स या बोलो रिजल्टेंट फोर्स का मैं क्या निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि cos 90 जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, तो क्या आ गया रूट 2f स्क्वायर, अब एफ स्क्वायर को रूट के बाहर निकालूंगा तो एफ हो जाएगा, क्या बचा है रूट 2f, और एफ मैं किसको बोल रहा हूँ, इस पूरी फोर्स को, तो यहाँ से नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा रूट 2f, एफ की जगह ये लिखूंगा पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर, ये हो गया नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, इतनी फोर्स लगेगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है, ये तो हैंड्स अप करेंगे, ये जो हमने निकाला है ये रिजल्टेंट फोर्स का क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का जो कि लग रही कैपिटल Q पे, उसका क्या निकाला है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन भी होगा बेटा, अब एक फोर्स इधर है दूसरी फोर्स इधर है तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, है ना, वेक्टर हमने पढ़ा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, क्लियर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, हमने देखा है कि पहले वेक्टर में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इनका जो सम होता है, सम यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इन दोनों के बीच से जाएगा, क्लियर है, ये दोनों पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं अगर, है ना, ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी, तो इनका जो सम होगा वो कहां से जाता है, डायगोनल से, तो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाता है, वैसे ही देखो यहाँ पर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, इधर कहीं होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, लिख लेंगे इसको, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है बेटा, है ना, और ये सपोज करो वेक्टर बी, सपोज दोनों के बीच का एंगल 90, सपोज दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और ये इनका रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम ए प्लस बी, ठीक, ये इनका रिजल्टेंट है ए प्लस बी, ठीक, अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, इट इज अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों अगर पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका और क्या होता है बेटा कि दो वेक्टर जिनको हम ऐड करते हैं, दोनों को हम ट्रायंगल के दो साइड्स बता देते हैं, ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी को मैं पैरेलली उठा के यहाँ शिफ्ट, देखो किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, उस वेक्टर की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेक्टर बी को मैं अभी यहाँ पर देखो, ये वेक्टर बी का टेल है, ये वेक्टर ए का टेल है, अब मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी को उठा के यहाँ ला देता हूँ ऐसा, तो ये हो गया वेक्टर बी, अगर, है ना, अब इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो ऐसा होगा, देखो ऐसा R इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों से ही रिजल्टेंट हमको सेम मिलेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम होगा, लेकिन एक तरीका है
एक लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर ए और बी जिनको हम जोड़ रहे हैं उनको कैसे अरेंज करोगे, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में कैसे, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। तो टेल हेड ये दोनों कैसे अरेंज होगा, सेम ऑर्डर में। तो जो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा और वो कैसा अरेंज होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। देखो कैसे, ये दोनों जो जुड़ रहे हैं वो कैसे अरेंज होना चाहिए, सेम ऑर्डर में। पहले इसका टेल है फिर हेड है, पहले इसका टेल है फिर हेड है, लेकिन इसका पहले हेड है फिर टेल है। तो जिस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट होगा वो बाकी दो वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। वो बाकी दो वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट। जैसे इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो ये आपको ऐसा दिया है, ये आपको ऐसा दिया बेटा, मान लो ऐसा दिया है ना। अब इसमें अगर मैं पूछूं ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए ले लो, ये वेक्टर बी ले लो, ये वेक्टर सी ले लो। अब अगर मैं इसमें पूछूं आप लोगों से कि रिजल्टेंट कौन है, मतलब कौन दो वेक्टर जोड़ रहे हैं, और या फिर अगर मैं पूछूं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर है, तो इन तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा लोगे, वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, देखो तो यहां से चलो, इसके पास पहले टेल है फिर हेड है, इसका पहले टेल है फिर हेड है, इसका पहले हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है। कोई भी एक साइकिल चलो, या तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो या तो क्लॉकवाइज चल लो। चलो क्लॉकवाइज चलते हैं, इसका चालू करते हैं यहाँ से, पहले हेड फिर टेल, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड। तो कैसा भी चल लो, जिस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट रहता है वो रिजल्टेंट होता है, वो बाकी दोनों का सम होता है। तो यहाँ पर हमको सी और ए का ऑर्डर सेम दिख रहा है और बी का ऑर्डर अपोजिट दिख रहा है, मतलब बी क्या है, रिजल्टेंट है। तो बी इज एक्चुअली ए प्लस सी, बी इज एक्चुअली ए प्लस सी। ये समझ में आ रहा है क्या, हैंड्स अप करेंगे। जिस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट होगा वो ही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे यहां पर देखो, तो ये मैंने बताया आपको वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट। अब बेटा वेक्टर जो है, वेक्टर का डायरेक्शन बताने का के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि सीधा एरो दिखा दो, हाँ भाई ये डायरेक्शन है वेक्टर का। वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कैसे देखते हैं हम, फ्रॉम टेल टू हेड, फ्रॉम टेल टू हेड। ये हो गई इसकी टेल, ये हो गई हेड। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर, वेक्टर बी का डायरेक्शन ऊपर। तो ये एक तरीका हो गया डायरेक्शन बताने का, इशारे से बता दो ग्राफ के थ्रू। दूसरा तरीका है डायरेक्शन बताने का, जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि रिजल्टेंट का जैसे मुझे डायरेक्शन बताना है, तो रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर वो मैं एंगल बता दूं तो एंगल बताना भी डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। मान लो रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ बना रहा है अल्फा, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ क्या बना रहा है, एंगल अल्फा, ठीक। अब इसको बेटा मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करता हूँ। ये 90 डिग्री है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में। ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मतलब ये जो हेड है इसको हटा दे रहा हूँ। हेड हटाने से क्या होगा कि क्या बचेगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो हेड हटा दो तो ये ऐसा बन गया, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये क्या हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को। मान लो ये एंगल है अल्फा। अब क्या लगा दोगे, अब अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं टेन अल्फा करके निकाल सकता हूँ। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, बी बाई ए। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, बी बाई ए। तो टेन अल्फा लगा के भी मैं अल्फा निकाल सकता हूँ। या फिर अगर आपको बी नहीं पता है, आपको आर और ए पता है, मतलब हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, तो कॉस अल्फा निकाल लो। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाई आर। साइन अल्फा लगा सकते हो, साइन अल्फा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी बाई आर। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करके क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। अगर एंगल पता चल गया,
अगर मुझे एंगल पता चल गया जो रिजल्टेंट बना रहा है किसी एक वेक्टर के साथ, तो ये एंगल की वैल्यू बताना भी क्या बताना है, डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। एंगल की वैल्यू बताना भी डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट को कैसे दिखाएंगे? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट है, ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा, रिजल्टेंट अल्फा बना रहे एंगल। ठीक, आप इमेजिन कर लो, बी को यहां शिफ्ट कर दो। आप इमेजिन करके आप ट्रेंगल लॉ अगर बताना है तो इसी से बता सकते हो। कैसे? बी को पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो, ये बी हो गया, सीधा सीधा। बी को यहां शिफ्ट कर दिए, टेन अल्फा लगा लो, बी बाई ए, क्या निकल जाएगा? अल्फा। तो चाहे आप ट्रेंगल लॉ यूज करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? इमेजिन करो ये अल्फा है, बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो, ये बन गया क्या? यहाँ आ गया बी। चाहे ए प्लस बी बोलो वो भी आर के बराबर है, चाहे ए प्लस बी बोलो वो भी आर के बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? अल्फा निकाल सकते हो। वैसे ही अभी देखो, अभी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फोर्स का डायरेक्शन इधर था, इसका मैग्नीट्यूड एफ था। एक फोर्स का डायरेक्शन इधर था, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ था। इधर से जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हमेशा कहां से जाता है? डायगोनल से। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब मान लो नेट फोर्स कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। किसके साथ बना रहा है? मान लो नेट फोर्स किसके साथ एंगल बना रहा है? वाई एक्सिस के साथ। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ठीक, अब आप इमेजिन करो ये एफ है, इसको पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दो ऐसा। ये देखो ये फोर्स था, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए, क्या बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, इसको पैरेलली शिफ्ट किए तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है। टेन अल्फा क्या हो जाएगा? अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो गया और ये बेस हो गया। टेन अल्फा क्या हो गया बेटा? एफ बाई एफ, और एफ बाई एफ क्या हो जाएगा? 1। ये भी एफ है, ये भी एफ है, एफ बाई एफ क्या हो गया? 1। तो अल्फा कितना आ गया? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर जो जुड़ रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां से जाएगा? बाइसेक्टर से। रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां से जाएगा? बाइसेक्टर से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो दोनों फोर्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। अब एक के साथ 45 बनाएगा तो दूसरे के साथ भी कितना बनाएगा? 45। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और अल्फा कितना आ रहा है? 45। मतलब नेट फोर्स कहां से पास हो रही है? बाइसेक्टर से। समझ में आ रहा है? तो हेंस एंगल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ये भी मान लो स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है। यहाँ इसके वर्टाइसेस में एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, यहाँ चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, यहाँ चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। हमको निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। चलिए, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू है ना, ये किस में आएगा बेटा? ये फिर से लगेगा क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए बनाएंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हिंट मैं बोल दे रहा हूं कि टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ नॉट। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर को आप एफ नॉट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एफ नॉट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 2f नॉट, सेकेंड √3/2 f नॉट, थर्ड √3f नॉट, एंड लास्ट इज f नॉट बाई √3। चलिए एबीसीडी बताएंगे आंसर। अब देखेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्मॉल क्यू पे लगने वाली फोर्सेस, स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई स्मॉल क्यू को कौन कौन से चार्जेस सराउंड किए हैं और कौन कौन से चार्जेस स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहे हैं। तो स्मॉल क्यू को सराउंड करने वाले दो चार्ज, एक कैपिटल क्यू दूसरा कैपिटल क्यू, ये दोनों स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएंगे। अब कैपिटल क्यू, ये वाला कैपिटल क्यू जो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला कैपिटल क्यू जो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल होगा। क्यों?
दोनों ही केस में देखो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिस्टेंस स्मॉल डी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिस्टेंस स्मॉल डी, तो दोनों जो फोर्सेस लगाएंगे कैपिटल क्यू ये वाला और ये वाला कैपिटल क्यू, जो फोर्सेस लगाएंगे किस पे, स्मॉल क्यू पे, वो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। लेकिन हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण एज अ वेक्टर दोनों फोर्सेस सेम नहीं होंगे, लेकिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर है? जैसे आपको बेटा आपके अपीयरेंस से भी पहचाना जाता है और आपके नेचर से भी पहचाना जाता है। अब दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो आप चेंज हो गए, आपका नेचर चेंज हो गया तो भी आप चेंज हो गए, या आपका अपीयरेंस कुछ चेंज हो गया तो भी आप चेंज हो गए। वैसे ही वेक्टर को अगर चेंज करना है, वेक्टर का, या दो वेक्टर है तो दो वेक्टर आइडेंटिकल कब होंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज हो गया तो दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे, है ना, दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे, या तो, है ना, ऐसा कब होगा, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, या तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग हो, या दोनों वेक्टर का दोनों अलग अलग हो। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा एफ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एफ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हो गया। ये कौन लगा रहा है, ये वाला कैपिटल क्यू। ठीक, अब ये वाला कैपिटल क्यू जो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड भी एफ होगा। अगर इसके, ये इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं एफ ले रहा हूं तो इसकी फोर्स का भी मैग्नीट्यूड एफ लूंगा। कितना हो जाएगा एफ, वो भी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर, और जिसको हमको किससे डिनोट करना है, एफ नॉट से। तो ये भी एफ नॉट है ना, मतलब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे एफ नॉट लगाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे एफ नॉट लगा रहा है। तो दो सिमिलर फोर्सेस हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 60। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60। क्यों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों साइड्स सेम होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड्स के बीच का, किसी भी दो साइड के बीच का एंगल क्या होगा, 60। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर है? तो 60 60 60, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180। तो 60 60 60, ये किसकी खासियत है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये जस्ट अपोजिट एंगल है, और जस्ट अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब हमको सिनेरियो कैसा दिख रहा है, देखो कि दो फोर्सेस हैं स्मॉल क्यू पे, दो फोर्सेस हैं, एक एफ नॉट दूसरी भी एफ नॉट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे देंगे हम, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ध्यान देंगे फिर से, दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो इनका है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 20 से पास होगा आर, है ना। ए और बी जो दो वेक्टर जुड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है जो जुड़ रहे हैं। तो यहाँ ये जो दोनों वेक्टर जुड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 60। तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 60। अच्छा, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एफ नॉट है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ नॉट है, जो जुड़ रहे हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड एफ नॉट है, मतलब ए की जगह भी एफ नॉट लिखूंगा और बी की जगह भी एफ नॉट। तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर दैट इज एफ नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2ab 2f नॉट cos 60। cos 60 क्या होता है, 1/2। cos 60 क्या हो जाता है, 1/2। तो cos 60 का 2, 1/2 का 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया बेटा, फिर देखो अंडर रूट ऑफ, देखो एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर और एफ नॉट इंटू एफ नॉट, ये भी एफ नॉट स्क्वायर है, तो एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर क्या आ गया, 3f नॉट स्क्वायर।
अब एफ नॉट को रूट से बाहर कर दूंगा तो एफ नॉट स्क्वायर को रूट के बाहर करूंगा तो एफ नॉट हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? √3 f0। क्या आ जाएगा? √3 f0। और एफ नॉट की जगह जरूरत पड़ने पे आप क्या लिख सकते हो? 1/4πε0 q3/d²। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में अपने को ये दिया हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा? √3 f0। समझ में आया तो हैंड्स अप करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन में? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equals to 1 meter, x equals to 2 meter, x equals to 4 meter, x equals to 8 meter, and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. चलिए बनाएंगे इसको, कुछ ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। इसको ट्राई करिए बेटा। क्या है बेटा? इनफाइनाइट चार्जेस है। कहाँ रखे हैं? एक्स एक्सिस पे, है ना। ये मान लो x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर मान लो x इक्वल्स टू 0 है, एक्स एक्सिस पे रखें, है ना। x इक्वल्स टू 0 मतलब ओरिजिन पे। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है वो कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। मतलब 1 कूलम चार्ज कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा है, कैपिटल Q, उसको नाम दे देता हूँ 1 कूलम। इससे x इक्वल्स टू 1 मीटर पे कौन रखा है? 4 माइक्रोकूलम चार्ज। 4 माइक्रोकूलम चार्जेस जो है इनफाइनाइट है। अब वो कैसे रखे हैं? देखो क्या लिखा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी? 4 माइक्रोकूलम। और वो कहाँ कहाँ रखे? एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 8 एंड सो ऑन। x इक्वल्स टू 1 पे रखा है, फिर 0 से चलोगे तो ये आ गया x इक्वल्स टू 2, फिर से 4 माइक्रोकूलम रखा है, फिर x इक्वल्स टू 4 पे, 4 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 मीटर में फिर से 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, फिर x इक्वल्स टू 8 यहाँ पर, x इक्वल्स टू 8 पे मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कौन रखा है? 4 माइक्रोकूलम एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब अगला चार्ज कहाँ रखा होगा? देखो पहले से अगला चार्ज हमेशा डबल डिस्टेंस में रखा है। पहला अगर 1 मीटर में है तो दूसरा ओरिजिन से 2 मीटर में, फिर तीसरा डबल, 2 का डबल 4, फिर चौथा 4 का डबल 8 मीटर में, फिर अगला कहाँ होगा? 16 मीटर में, अगला कहाँ होगा? 32 मीटर में एंड सो ऑन। ये है ठीक। अब हमको क्या निकालना है बेटा? व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज? 1 कूलम चार्ज। ठीक। अच्छा सारे चार्जेस पॉजिटिव है, सभी को मैं स्मॉल q बोल देता हूँ, स्मॉल q। ये भी 4 माइक्रोकूलम है, इसको भी मैं स्मॉल q बोल देता हूँ क्योंकि ये भी 4 माइक्रोकूलम है। इसको भी मैं स्मॉल q नाम देता हूँ, ये भी 4 माइक्रोकूलम है। इसको भी मैं इसको स्मॉल q नाम दे देता हूँ, ये भी 4 माइक्रोकूलम है। सभी चार्जेस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये सभी चार्जेस जो है हमको किस पे निकालना है? नेट फोर्स ऑन दिस 1 कूलम चार्ज, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल Q। तो इस कैपिटल Q को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सभी चार्जेस पॉजिटिव है, सभी चार्जेस अलाइक है। तो ये जो स्मॉल q कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा इधर, वैसे ही स्मॉल q इस कैपिटल Q पे इधर फोर्स लगाएगा, वैसे ये स्मॉल q इस कैपिटल Q पे इधर फोर्स लगाएगा, वैसे ये स्मॉल q इस कैपिटल Q पे इधर फोर्स लगाएगा। सारी फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए सारी फोर्सेस सीधा सीधा ऐड हो जाएंगी। जब वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हमको सीधा सीधा ऐड करना है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? इस 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/4πε0। ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा बेटा, तो मैं 1/4πε को एक बार लिख के कॉमन कर दे रहा हूँ, तो कॉमन हो जाएगा ये ब्रैकेट में 1/4πε0 इन दोनों के बीच की q स्मॉल q बाय डिस्टेंस कितना है बेटा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 1 में रखा है x इक्वल्स टू 1 में, और ये रखा है x इक्वल्स टू 0 पे, ये तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर स्मॉल q कैपिटल Q। अभी अपन वैल्यू बाद में पुट करेंगे, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस अब कितना है इसका? 2।
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, फिर तीसरा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 8, 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलेगा एंड सो ऑन। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा देखो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन आ गया, बचा क्या 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 ये बचा। तो चलिए मैं अब अगला ऊपर में सॉल्व कर रहा हूँ इसको मिटाने के बाद, है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा हूँ उसको आप लोग लिख लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4πε0, ये कॉमन बचा क्या देखो, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1/1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1/2 स्क्वायर मतलब 4, 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1/8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस एंड सो ऑन। ये है। अब ये क्या बन गई देखो, ये क्या बन गई, इसको बोलते हैं क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, इसी को क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्यों? क्योंकि पहले नंबर को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा 1/4, फिर 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा 1/16, 1/16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा 1/64। मतलब एक कॉमन नंबर 1/4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, फिर पूरा लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला नंबर 1, कॉमन रेशियो क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर मिले 1/4। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज मतलब इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है 1/4, कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 इज 3/4 हो जाएगा। देखो 4 माइनस 1 इधर बचा 3 नहीं 4, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या आ गया 4/3। तो एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करे तो उसकी वैल्यू कितनी आई 4/3। यहां तक समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा, ये पूरे का सॉल्यूशन है 4/3, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इनटू ये पूरे का सॉल्यूशन 4/3, पूरे का सॉल्यूशन कितना है 4/3। अब बस वैल्यूज पुट करना है, क्या क्या है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे 9 × 10⁹ इनटू कैपिटल क्यू किसको बोल रहा था 1 कूलम चार्ज को, तो इनटू 1 इनटू स्मॉल क्यू किसको बोल रहा था 4 माइक्रो कूलम, तो 4 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, है ना, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यूब, बचा क्या 4/3, तो इनटू 4/3 इनटू 4/3। तो यहाँ से नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा देखो, ये 3 टाइम्स आएगा, यहाँ बचा 3, 4 4 जा 16 और इसका 3 48 इंटू 10⁻9 और इधर -6 10⁻3 या फिर 4.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन, ये आ जाएगी नेट फोर्स। समझ में आ रहा है क्या, हैंड्स अप करेंगे क्लियर हो गया। तो ये 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, क्या दिया देखो ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के वर्टाइसेस में 4 चार्जेस है, ये है 2 कैपिटल क्यू, ये है 4 कैपिटल क्यू, ये है 2 कैपिटल क्यू और ये है स्मॉल क्यू। ठीक है, स्क्वायर का हर साइड की वैल्यू कितनी है √2d, √2d। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, और इसमें हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर को क्या लेना है एफ नॉट, नोट कर लेंगे
कि 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर को क्या लेना है, एफ नॉट। और मैं इसको आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोग बनाने के बाद कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आंसर सही है। अगर सही नहीं रहेगा तो ट्राई करना फिर से। क्या आ जाए, आंसर है एफ नॉट, ब्रैकेट में रहेगा √2+1, एफ नॉट √2+1। यहाँ एफ नॉट किसकी जगह लिखा हूँ, इसकी 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर, इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, एफ नॉट। नोट कर लेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन लिखेंगे पहले, है ना। तो सेकंड होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side small l, full stop. What is the force on a charge capital Q placed at the centroid of triangle, placed at the centroid of triangle, placed at the centroid of triangle लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। कोई भी चार्ज हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो इक्विलिब्रियम में कब होगा बेटा, जब उस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो, जीरो। उस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो, जीरो, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चार्ज, जैसे अभी हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, हम कब बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, जब उसमें लगने वाली नेट फोर्स क्या हो, जीरो। ठीक, तो लिखेंगे बेटा, अ चार्ज इज said to be in equilibrium. A charge is said to be in equilibrium when the net force on it is zero. When the net force on it is zero लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ, चाहे कोई चार्ज हो बेटा, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे मान लो एक टेबल है या एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है ना। अब इस पे मान लो एक फोर्स इधर लग रही है F1, दूसरी फोर्स इधर लग रही है F2, तीसरी फोर्स इधर लग रही है F3। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉक्स जो है ये किसमें, इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब इस बॉक्स पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये बॉक्स किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो अब बॉक्स की बात हो चाहे चार्ज की बात हो, चार्ज में भी वही होगा कि अगर, है ना, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मतलब नेट फोर्स, है ना। अगर इस बॉक्स में लगने वाली नेट फोर्स अगर जीरो है, मतलब ये बॉक्स किसमें है, इक्विलिब्रियम में। और दूसरा तरीका क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन डिसाइड करता है, नेट फोर्स। ध्यान देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, तो उस पे उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो अगर ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो है, मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो दूसरा तरीका क्या है इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का, अगर चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो है तो वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, if the acceleration of charge is zero, then it is said to be in equilibrium, to be in equilibrium। अगर चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो है ना। अगर आपको ऐसा ना बोल के बोल दिया कि भाई एक चार्ज है उसका एक्सेलरेशन जीरो है, अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है कि एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ऐसा ना बोल के अगर आपको बोल दे रहा है कि एक चार्ज है उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको बता रहा है
कि चार्ज किस में, इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तभी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चार्ज इक्विलिब्रियम में है मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, देखोगे अगला पॉइंट, अगर बेटा किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है मतलब उसका डेल वी बाई डेल टी 0 है। डेल टी, अब अगर ए को 0 रखूंगा तो डेल टी इधर आके 0 हो जाएगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डेल वी भी 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब डेल वी भी 0 है। मतलब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और उसका चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 होगा। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये भी है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप उल्टा चलो, अगर किसी चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब उसमें लगने वाली फोर्स 0 है, मतलब वो किसमें, इक्विलिब्रियम। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी बाद में। मान लो कोई चार्ज 3 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी यही रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही चलेगा। या दूसरा तरीका, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में मतलब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड में है तो अगर वो पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले 0 थी तो बाद में भी क्या रहेगी, 0। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज कंटिन्यूअसली रेस्ट में है, कंटिन्यूअसली फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, कंटिन्यूअसली 0 है। मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वो किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है फोर्स लगने के बाद भी तो फिर वो किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में। या फिर अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम को पहचानने का तरीका क्या है कि चार्ज का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो चार्ज इक्विलिब्रियम में, चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स अगर 0 है तो चार्ज इक्विलिब्रियम में, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट में है तो भी चार्ज इक्विलिब्रियम में। तो थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, if after applying force, if after, yeah, if charge is continuously at rest or moving with constant velocity, then it will said to be in equilibrium, then it will said to be in equilibrium। मतलब अगर चार्ज या तो रेस्ट में कंटिन्यूअसली या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी वो इक्विलिब्रियम में। तो तीन तरीके से हम इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हैं। पहला, अगर डायरेक्टली बोल दे इक्विलिब्रियम है तो क्लियर है इक्विलिब्रियम में। दूसरा बोल दे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज 0 तो भी समझ जाना इक्विलिब्रियम में। तीसरा अगर बोल दे कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या तीसरा अगर आपको बोल दे कि चार्ज रेस्ट में है, कंटिन्यूअसली रेस्ट में, तो भी इक्विलिब्रियम में। या आपको बोल दे कि चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट, सॉरी, या आपको बोल दे कि द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इज 0 तो भी समझ जाना कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में। आ रहा है ये समझ में? तो हैंड्स अप करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन काम का रहेगा वो रहेगा नेट फोर्स 0, वो रहेगा नेट फोर्स 0। अभी जितने भी केसेस हम देखेंगे इक्विलिब्रियम के, उसमें हमको क्या देखना रहेगा कि नेट फोर्स 0 है या नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 है तो समझ जाना कि वो चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहाँ हमारे काम का अभी क्या होगा, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, लेकिन अभी जो काम का हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में
उसमें देखेंगे कि अगर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसमें लगने वाली नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। और जो ज्यादातर जो केस देखेंगे वो ये देखेंगे बेटा कि जैसे मान लो कि एक चार्ज है, चार्ज पे राइट साइड लग रही 10 न्यूटन की फोर्स और लेफ्ट साइड लग रही 5 न्यूटन की फोर्स, दो फोर्सेस लग रही है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, बताओ जल्दी से, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि दोनों फोर्सेस का सम जीरो नहीं हो रहा है, दोनों फोर्सेस का सम जीरो नहीं हो रहा है। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब राइट साइड के डायरेक्शन को मैं आई कैप ले लेता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, दोनों फोर्सेस का सम, दैट इज 10 आई कैप प्लस 5 माइनस आई कैप, या बोलो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 10 आई कैप प्लस इंटू माइनस इज माइनस 5 आई कैप, क्या आ जा रहा है 10 माइनस 5 आई कैप। मतलब एक नेट फोर्स आ रही है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है 5 आई कैप, 5 आई कैप। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, सीधा आई मत लिखो, सीधा 10 और ये -5। नेट फोर्स अगर लेना है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दोनों का वेक्टर सम करोगे। लेकिन क्योंकि जब भी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, या जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो एक को प्लस ले लेना, दूसरे को माइनस। प्लस किसको लेना, लार्जर मैग्नीट्यूड को, तो इसको मैं प्लस ले लूंगा, इसको माइनस ले लूंगा, तो 10 प्लस -5, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 5 5, रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही, +5। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं आ रही, नेट फोर्स क्या आ रही 5। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, दो फोर्सेस अगर लगे तो कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब राइट साइड जितनी फोर्स लग रही उतनी फोर्स लेफ्ट साइड भी लगे। अगर मान लो राइट साइड 10 लग रही, लेफ्ट साइड भी 10 लगती, तो फिर मैं बोल देता ये +10 ये -10, +10 -10 नेट फोर्स कितनी, जीरो। तब नेट फोर्स कितनी आती, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कब आएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगे, इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसल। तो हमको यहाँ पर यही करना है कि इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम में हम क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड की फोर्स, राइट साइड की फोर्स, या बोलो ऊपर लगने वाली फोर्स, नीचे लगने वाली फोर्स, दोनों एक दूसरे को इक्वल कर दे। जैसे मान लो ये हवा में लटक रहा है चार्ज, तो नीचे इसका वेट लग रहा है mg, ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स अगर mg के बराबर हो गई, मान लो mg लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसको भी कितना लगना पड़ेगा, 10 न्यूटन। तब जितनी अपवर्ड फोर्स उतनी डाउनवर्ड फोर्स, तो ये किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में कोई चार्ज कब लगेगा, रहेगा, जब जितनी फोर्स राइट साइड उतनी फोर्स लेफ्ट साइड, जितने मैग्नीट्यूड की फोर्स राइट साइड लगे उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स अगर लेफ्ट साइड लगे, तो ये इक्विलिब्रियम में। और बोलो, जितनी फोर्स, जितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स अपवर्ड लगे उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स डाउनवर्ड लगे, तो भी ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम में कब होगा चार्ज, एंड सब करेंगे।